Hi everyone, welcome in my page You Can, the simple way of learning। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बीएससी केमिस्ट्री वालों का भी है, ये एमएससी केमिस्ट्री वालों का भी है, और जिन लोगों ने एमफार्म कर रहे हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उनको भी ये चैप्टर है। तो आज हम पूरा ही ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के बारे में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर किसी पोर्शन में अगर आपका डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मेरा जो प्रोग्रेस है वो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर कोई भी जगह में आपका कोई भी पोर्शन के डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। आज का जो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक्स है वो है कि हम पहले डिस्कस करेंगे एक कैटालाइसिस कैसे होता है, एक कैटलिस्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है कोई भी एक कैटलिस्ट। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल्स को एक रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट ले। ठीक है ना, तो अगर हमको ये सब कुछ पता चल जाएगा तो हमको ये इजी होगा कि ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का मैकेनिज्म, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट कैसे यूज होता है, हाउ टू परफॉर्म ए ऑर्गेनिक रिएक्शन विद दिस ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, ये सभी के बारे में हमको पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस। एंड जो पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि कैटलिस्ट के बारे में। देखो, एक कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, कैटलिस्ट ऐसे रिएजेंट है कि कोई भी एक एजेंट जो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होकर कोई भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ाई में मजा ढूंढना चाहिए। मैंने पहले बोला था कि पढ़ाई में आपको मजा ढूंढना चाहिए। अगर आपको मजा मिल जाएगा ना तो सब कुछ इजी होगा। पहले चीज, कैटालाइसिस करते क्या, कैटालिस्ट करते क्या है। देखो, कैटालिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक रिएक्शन का रेट वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है ना, तो जो एजेंट, जो कैटलिस्ट कोई भी एक रिएक्शन में प्रेजेंट होकर किसी भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता, मतलब क्या है कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज कर देते, उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैसे करता है कि जो रिएक्शन का एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जिस रिएक्शन में एक्टिविटी एनर्जी ज्यादा लगता है, मतलब क्या होता है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो जब हम कोई भी एक रिएक्शन में एक कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे तो क्या होता है कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाते। जब हमने बहुत पहले जब एंजाइम पढ़े थे, एंजाइम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वी ऑल नो दैट। तो जब हम एंजाइम को पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एंजाइम जब कोई भी एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन में ऐड होते तो क्या होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है तब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो कैटलिस्ट, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब कोई भी एक रिएक्शन में प्रेजेंट होता है वो क्या करते कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं लगते, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाते। और कुछ रिएजेंट है, कुछ कैटलिस्ट है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन होते हैं। वो जो रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज कराते, उसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट। सोचो, हमारा चार पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा लाइफ में पॉजिटिविटी देता है, तो उनको हम एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट ले सकते हैं कि ये लोग मेरा पॉजिटिव कैटलिस्ट है, मतलब मेरा लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है। और जो लोग हमारे लाइफ में चार पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा लाइफ में हर एक दिन हर एक टाइम सिर्फ नेगेटिविटी ही देता है, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह देखते हैं। तो ठीक है ना, तो कैटालाइसिस क्या है, कैटलिस्ट क्या है, वो हमको पता चल गया। अभी एक कैटलिस्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। देखो, अगर हम कोई भी एक रिएक्शन ले ले और उस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट दिया तो क्या होता है कि फास्ट जो होता है कैटलिस्ट, सपोज ये कैटलिस्ट है, इसके सरफेस में वो रिएजेंट एडसॉर्ब होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, ये कैटलिस्ट का सरफेस है और इसमें क्या होता है कि एडसॉर्ब, ADSORBED, एडसॉर्ब, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। सो एडसॉर्प्शन होता है, इसका मतलब क्या है, ये एक सरफेस फेनोमेना है। मतलब जिस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब उसका
कैटालाइटिक इफेक्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराने का जो चांसेस वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम इसको पता चल गया कि पहले एक कैटालिस्ट के ऊपर किसी भी रिएक्टेंट आकर वो एड्सॉर्ब होता है, उसके बाद रिएक्शन करता है, डिसॉर्प्शन करता है। ऐसे कुछ मैकेनिज्म है जिनके थ्रू एक कैटालिस्ट काम करता है और एक कैटालाइटिक रिएक्शन शो करते हैं पॉजिटिव हुए थे। ओके, सो पूरा चीज क्लियर हो गया कि कैटालिस्ट क्या है और कैटालिस्ट कैसे काम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या है और हम एक एक करके एग्जांपल लेंगे और उसको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उस ट्रांजिशन मेटल को हम कोई भी एक रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट ले। तो हम ये पूरा चीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, सो वीडियो लास्ट तक पूरा देखना। ओके, चलो हम जाते हैं, मजे के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं उस डिस्कशन को ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। तो इसी के लिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे कुछ ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनका अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या है कि जिस एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। मतलब क्या है कि हम लोग जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे थे उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जिसमें एलिमेंट्स रहते हैं। लेकिन जो डी ऑर्बिटल में जिसमें जो पार्शियली डी फील्ड ऑर्बिटल होगा जिस एलिमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हम कुछ IUPAC डेफिनेशन देखें तो क्या देखें कि transition elements as an element have a d subcell that is partially filled with electron or an element that has the ability to form stable cation। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइंड में रखना कि जिसका एबिलिटी होगा टू फॉर्म ए स्टेबल कैटायन। ये बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये एज ए ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक एबिलिटी होगा कि एक स्टेबल कैटायन फॉर्म करने का। ओके, और विथ एन इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो मैं जब यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं ना, आप एक नोट कर लो। अगर आप नोट करोगे तो वो कैसे कि बाद में जब आप पढ़ोगे ना वो पूरा चीज आपका दिमाग में एक बार खिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो बात है वो है कि इन जनरल एनी एलिमेंट which correspond to the D block of the modern periodic table which consist of group 3 to group 12 each considered to be a ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो यहाँ पे मैंने एक पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया और उसमें देखो कि जो येलो कलर का जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 पोर्शन तक है। ये पूरा जो एलिमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे येलो कलर में प्रेजेंट किया, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट की तरह बिहेव नहीं करते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो ये जो पोर्शन, ये जो मैंने ड्रॉ किया, देखो ये जो पोर्शन येलो कलर का जो है ये ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स है। देखो स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे जो एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हमने जब छोटे थे, मतलब जब हायर सेकेंडरी पढ़े थे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारे में हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है कि पहले एस ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, ऐसे करके था ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। क्यों देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको पता है ना, तब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल्स का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब पता चलेगा तब हमको ये पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों ऐसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू द जो ट्रांजिशन मेटल्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या दिखाता है कि N-1 D5 NS1 और N-1 D10 NS1। देखो दो चीज पहले बोला था कि डी ऑर्बिटल में देखो फर्स्ट में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग सभी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं, अभी 5 है। मतलब क्या है, ये पार्शियली फील्ड है, हाफ फील्ड है। और हम लोग क्या जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड
फील्ड ऑर्बिटल का एक टेंडेंसी होता है, एक ग्रेटर टेंडेंसी होता है टू फॉर्म ए स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल आयन। ओके, सो देखो दो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें NS1 है, लेकिन एक में n-1 D5 है और एक में n-1 D10 है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई भी एलिमेंट शो करेगा उसको हम एक ट्रांजिशन मेटल देखेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि सभी जो एलिमेंट्स है वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस एलिमेंट जो d ऑर्बिटल का एलिमेंट है जिसमें पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल, यहाँ पे देखो कि D5 है और D10 है जो पार्शियली और फुली फील्ड है, इनका एक टेंडेंसी होता है कि टू फॉर्म ए स्टेबल कैटायन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एलिमेंट्स, अभी एक्सेप्शन के बारे में हम बताएंगे कि मरकरी, कैडमियम और जिंक ये कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के तरह बिहेव नहीं करते, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट के खाते में हम नहीं इसको डालते। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है n-1 D10, ये तो फुल्ली फिल अप है d ऑर्बिटल, लेकिन इसमें NS2 भी है, मतलब s ऑर्बिटल भी फिल अप है। सो दीज एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली filled d orbitals in their ground state and even in some of their oxidation states, and one such example is the +2 oxidation state of the mercury, okay, which correspond to an electronic configuration n-1 D10। ओके, इट्स क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D5 NS1 और द n-1 D10 NS1 होगा। और इसका जो कुछ एक्सेप्शंस है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक, मरकरी और कैडमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ यू कैन सी हियर, मैंने कुछ जूम करके आपको दिखा रहा हूं। देखो इसमें कुछ मैंने एटॉमिक नंबर दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि हम लोग सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक का स्टार्टिंग मटेरियल स्कैनाडियम है। स्कैनाडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया। और आप तो जानते ही है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दिखाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स है, कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है जो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, क्यों काम करेगा, ये फैक्टर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जब हमको पता चलेगा ना कि ये क्यों एक ट्रांजिशन मेटल एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये पूरा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना वो लास्ट तक जो आप देखोगे सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फास्टली हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसमें डी ऑर्बिटल कुछ एम्प्टी रहेगा, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया। जब वीडियो जब स्टार्ट हुआ था मैंने पहले बोला था कि जब देखो कि कैटालिस्ट का अगर जिस कैटालिस्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से काम करता है, तो जिसका जो सरफेस एरिया लार्ज होगा मतलब उसका कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये लार्ज सरफेस एरिया शो करते, तो इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द वेरिएबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पहले स्लाइड में हम देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या पता चलता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते। हम लोगों ने जब पहले हम देखे थे कि मार्शल एसिड में H2S2O8, H2S2O7 इसमें कुछ देखे थे कि कैसे इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Cr2O5 में भी देखे थे, B2O5 में भी देखे थे। तो क्या होता है कि इस जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और उसके बाद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स का एक एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है कि ये कॉम्प्लेक्स, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एक एबिलिटी है। अगर देखो कोई भी अगर एक एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है मतलब इसका लार्ज सरफेस एरिया और भी लार्ज हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर हुआ है तो ये जो फैक्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। और अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जांपल्स। देखो इतने सारे जो मैंने डिस्कशन किया, अभी तो बोल रहे थे कि
जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराने के लिए, जो मैंने डिस्कस किया, ये पूरा चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब एक एक करके नोट करके जाओ। अभी जो है कि हम पार्टिकुलरली एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उस एलिमेंट कैसे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैसे कोई भी एक रिएक्शन में प्रेजेंट होकर उसका रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, वो हम देखेंगे। पहले जो हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइटेनियम के बारे में देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट में फास्ट स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? डी ब्लॉक एलिमेंट में फास्ट स्टार्टिंग एलिमेंट था स्कैनाडियम। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करके रख लो कि स्कैनाडियम कभी भी कोई भी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम नहीं करते। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि स्कैनाडियम एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट, येस और नो। बहुत सारे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा कि ये करते, ये करते, ये करते, लेकिन स्कैनाडियम कभी भी नहीं करते। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइटेनियम। लेकिन एक चीज देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजा यहां पे ही है कि टाइटेनियम खुद कभी भी एज ए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते। ये क्या करते कि कोई भी और दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड फॉर्म करते। देखो, TiCl4 प्लस Et3Al, मतलब क्या है कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम के साथ बाइंड करके एक रिएजेंट प्रोडक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जिग्लर-नाटा बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है और इसको याद रखो, क्योंकि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में एक क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, बाद में ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। तो टाइटेनियम खुद नहीं काम करते, ये कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड करके एक कैटलिस्ट फॉर्म करते। TiCl4 प्लस Et3Al टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट है। और जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या करते हैं, इसका काम क्या है भाई, ये क्या करते हैं जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट? जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट करते क्या, ये पॉलीथीन प्रोडक्शन में काम करते हैं फ्रॉम इथीन, मतलब कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये बहुत फायदेमंद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट है जो टाइटेनियम है, उसको क्या बोलते हैं कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। क्लियर हो गया ना बेटा? नाउ हाउ टू प्रिपेयर द जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट? एज आई टोल्ड अर्लियर दैट द जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट इज द टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ अगर ट्राइथाइल एल्यूमिनियम बाइंड करेगा, उसके साथ एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। लेकिन इन जनरली हाउ टू प्रिपेयर दैट द जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट टुडे यूजुअली कंटेन मेनी मिक्सचर्स ऑफ हैलाइड्स belonging to transition metals like titanium, vanadium, chromium, zirconium, and so many organic derivatives of non-transition metals, especially that of alkyl aluminium compound, that is the Et3Al, as I told earlier. So हमको ये समझ में आ गया कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट है क्या काम करते और कैसे हम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट को प्रोड्यूस करें। नाउ कम टू द पॉइंट दैट द मैकेनिज्म ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पूरा जो वीडियो है ना, इसमें ही हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में ही आपको यही वीडियो से पता चल जाएगा, और बाद में हम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में और दूसरे बार नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट है तो बाद में हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, देखो कि द जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट इन्वॉल्व्स रिएक्शन दैट आर सीन इन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन व्हिच जनरली इंक्लूड कॉम्प्लेक्सेस that are formed between a transition metal and the pi electrons of a monomer, क्योंकि पॉलीमर फॉर्म होता है बहुत सारे मोनोमर के थ्रू। अगर देखो इस रिएक्शन को देखोगे कि पहले जो रिएक्शन में देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये जो एलिमेंट है ये कैटलिस्ट है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। इसके थ्रू जब कोई भी एम ग्रुप, मतलब 8 डॉट ग्रुप यहाँ पे है, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, इस मेटालिक एलिमेंट अगर ऐड होगा तब ये एक्टिव कैटलिस्ट होगा। उसके बाद क्या है कि हम एल्काइन दिया, ये देखो एल्काइन दिया, सॉरी एल्किन दिया, और एल्किन देने के बाद ये अटैच करेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। इसी स्टेप अगर बहुत सारे बार होगा तो क्या होता है कि ये मोनोमर बार बार करके एक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और यही काम करते हैं जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन
ओके, तो ये तो चीज क्लियर हो गया ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द वेनाडियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वेनाडियम भी खुद नहीं काम करते, बहुत मजे की बात, वेनाडियम खुद काम नहीं करते, ये भी एक कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड फॉर्म करते और उसके बाद ही ये कोई भी एक रिएक्शन में क्या करते, काम करते एज ए कैटलिस्ट। और वो जो कंपाउंड है वो है क्या, देखते हैं। वो है कंपाउंड V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड। वेनाडियम पेंटॉक्साइड क्या काम करते कि इट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड यूज्ड इन एरोमेटाइजेशन। अभी ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है क्या, देखो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तब पढ़े थे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपरेशन कैसे करें। और जब हम लोगों ने जब पढ़े थे कि प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, देन हमने ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखे थे कि जब SO2 O2 के साथ रिएक्शन होगा और प्रोडक्शन क्या होगा, SO3। इस स्टेप में V2O5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 का रिएक्शन में, H2SO4 का फॉर्मेशन प्रोडक्शन में। और जो नेक्स्ट जो यूज है वो है एरोमेटाइजेशन, मतलब कोई भी अगर आप एल्काइन ले लो उसको एरोमेटिक कंपाउंड जब फॉर्म होगा, इसमें वेनाडियम पेंटॉक्साइड और V2O5 बहुत ही हेल्प करते। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज द रोडियम। रोडियम ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। रोडियम काम कैसे करते हैं देखते हैं कि रोडियम भी खुद नहीं काम करते, ये जो एक फॉर्म बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि विल्किंसन्स कैटलिस्ट। और विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विल्किंसन कैटलिस्ट खुद एक क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विल्किंसन कैटलिस्ट। अगर ये वीडियो आप देखते हैं और आप कुछ छोटा सा नोट बनाते हैं तो ये आपका जो बहुत ही फायदेमंद होगा आपका एग्जाम में। विल्किंसन कैटलिस्ट, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट एंड द मेन जो सेंट्रल में जो है वो रोडियम है और जो 4-5 में 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और एक क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है टू द सेंट्रल एलिमेंट दैट इज द रोडियम। अगर आप यूपैक नेम देखो तो क्या होता है कि क्लोरिडोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1, ये 1 जो ब्रैकेट में है ये दिखाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को। is a coordination compound, this is a coordination compound whose coordination center is rhodium. It is extensively used as a catalyst and the hydrogenation of alkene, in the hydrogenation of alkene ये काम करते। तो केमिकल फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो कि RaClPPH3 ओके एंड pH डिनोट्स ए फिनाइल ग्रुप। नाउ हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, विल्किंसन कैटलिस्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे हम विल्किंसन कैटलिस्ट को प्रिपेयर करें कि विल्किंसन कैटलिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रेटेड रोडियम 3 क्लोराइड। देखो ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। और देखो कि बोला है कि हाइड्रेटेड रोडियम, देखो RaCl3 H2O होल 3, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मार्क कर दिया। देखो ये हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड है, जहां पे रोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये 3 है विद एक्सेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो ये एक्सेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसके साथ आप जब रिएक्ट करोगे तो अब क्या होता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो ओके, सो नाउ द मैकेनिज्म बहुत ही नाउ द नेक्स्ट, नाउ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द कॉपर। कॉपर खुद नहीं काम करते, वो भी एक कंपाउंड बनाते। देखो एक ही चीज, पहले का चीज अगर आपको समझ में आ गया ना तो बाद में पूरा चीज ही आपको समझ में आ जाएगा। मजा आपको ढूंढना चाहिए, देखो इसमें सब कुछ सब पर्सन में मजा है और केमिस्ट्री में तो भर भर के मजा है, ठीक है। तो कॉपर का जब आप देखोगे, कॉपर भी एक रिएजेंट में है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता हुआ है, गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट क्या है कि R2CuLi, मतलब ये लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट कंपाउंड है जिसको हम डाइऑर्गेनो कॉपर भी बोलते हैं। ये गिलमैन रिएजेंट है। और रिएक्शन अगर देखो कि RCuRLi RX के साथ बाइंड करेगा, एक इंटरमीडिएट प्लानर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन होगा कि Cu प्लस R डॉट प्लस LiX। ये रिएक्शन तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नाउ द अल्मेन कपलिंग रिएक्शन, इन अल्मेन कपलिंग रिएक्शन कॉपर आल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे करता है वो आप देखते हैं कि देखो द अल्मेन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अल्मेन कपलिंग, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द कपलिंग ऑफ 2 एराइल हैलाइड। देखो एराइल हैलाइड है,
देखो ये एराइल हैलाइड है और इसको हम 2 मॉलिक्यूल ले लिया और इसी के ऊपर अगर हम कॉपर को एज ए कैटलिस्ट की तरह ले तो देखो 2 कंपाउंड एक साथ अटैच हो गया और बाई एराइल प्रोडक्ट प्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया ना। अभी देखो नेक्स्ट देखो कि इलस्ट्रेशन ऑफ आलमंड रिएक्शन। देखो ये एक रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन, जस्ट कंपाउंड कुछ चेंजेस है। ये भी दो क्या हुआ है यहाँ पे कि ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल लिया और वो रिएक्ट करके 2,2 डाइनाइट्रो बाइफिनाइल प्रोडक्शन हुआ। ये आलमंड कपलिंग रिएक्शन हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, पैलेडियम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो एज ए ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते। क्या होता है कि हेक रिएक्शन देखो तो ये हेक रिएक्शन ये ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ए अनसैचुरेटेड हैलाइड विथ एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। देखो पीडी लिया, पैलाडियम लिया, बेस लिया, देखो RX और RX एल्कीन प्रोडक्ट ले लिया। ओके, देखो क्या होता है, एल्कीन ले लिया, देखो ये जो X है वो निकल जाएगा एज ए HX की एज ए HX और प्रोडक्शन हो गया देखो एक एल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, सुजुकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन आते हैं एज ए शॉर्ट नोट की तरह। सुजुकी रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है जिसमें पैलाडियम जो हेल्प करते, जो पैलाडियम का जो कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे जो रिएक्शन में हेल्प करते, उसमें क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 में है। ठीक है, और ये कैटालाइसिस में हेल्प करते हैं देखो रिएक्शन। नाउ द मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप। एक एक करके आप समझो। ऑक्सीडेशन एडिशन स्टेप, देखो ये आपको फिगर में दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to 2 हो रहा है। देखो ये 2 है ना, और ये 0 से शुरू हुआ था, 0 से 2, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस स्टेप का नाम है ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप। इन दिस स्टेप द ऑक्सीडेशन ऑफ एन कैटालाइटिक पैलाडियम टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम द पैलाडियम 0, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू पैलाडियम 2। मतलब जहां पे देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस स्टेप इज जनरली the rate determining step, and this reaction in this step is the coupling of alkyl halide with the palladium catalyst. next step क्या है कि transmetallation step। ट्रांसमेटालेशन स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस स्टेप एंड ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस ऑकर एंड लिगेंड ट्रांसफर होता है। लिगेंड ट्रांसफर क्या होता है कि देखो लिगेंड जो ट्रांसफर होता है कि स्पेसिमेन पैलाडियम 2 कॉम्प्लेक्स के साथ, कॉम्प्लेक्स से जो कंपाउंड प्रोडक्शन हुआ है वहां पे ये लिगेंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है देखो कि ट्रांसमेटालेशन स्टेप पे एक बेस ऐड होता है और यही बेस वो R ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है उस लिगेंड से जो पहले है, मतलब वो X ग्रुप चेंज हो जाते R ग्रुप के साथ। नेक्स्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप। रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। देखो 2 से पैलाडियम का जो 2 स्टेट था वहां से 0 हुआ। देखो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, देखो 0 हुआ है 2 स्टेप से, 2 से 0 हुआ। Here I have completed my discussions about the transition metal catalysis and catalyst के बारे में जो हमने डिस्कस किया है पूरा वीडियो में। तो यहाँ पे पूरा मैंने डिस्कशन खत्म कर दिया, और अगर आपको कोई भी पोर्शन में डाउट आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि कमेंट अगर आप करोगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका डाउट है, और वो डाउट हम क्लियर करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। अगर कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल यू कैन द सिंपल वे ऑफ लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।